जबकि ये तक भी नहीं पता कि फोटोज थी भी या नहीं। बहुत छोटी छोटी रकम मांगी गई। शुरू में 50 रुपए 100 रुपए मांगे गए। कल्याणपुर पुलिस जब जांच शुरू करती है तब बहुत सारे आईपी एड्रेस सामने आते हैं। मैसेजों में बताया गया कि तुम्हारे कुछ तस्वीरें, तुम्हारे कुछ वीडियो, तुम्हारी कुछ निजी जानकारी हमारे पास में है। उसने अपने गहने बेचे, उसने अपने घर पे चोरी की, माँ के गहने बेचे, होटलों में दह व्यापार के लिए भेजा जाने लगा, उससे वैश्यावृत्ति कराई जाने लगी। कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति का वो सबसे करीबी दोस्त जिस पर वो आंखें बंद करके विश्वास करता हो, एक दिन वो उसे देह व्यापार जैसे दलदल में ढकेल दे। है ना बहुत चौंकाने वाला, हैरान करने वाला, परेशान करने वाला, हताश करने वाला। क्या ये पूरा मामला है? इस पूरे मामले को जानने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी जुड़ गए हैं। वरुण जी, क्या पूरा मामला है? ये कहाँ का ये मामला है? क्या है ये पूरा? जी देखिए मृत्युंजय, ये कहानी कानपुर की है और कहानी से ज़्यादा ये एक सत्य कथा है। कहानी कुछ इस तरीके की है, ये जो पूरा मामला है कुछ इस तरह का है कि एक लड़की को इंस्टाग्राम पे 2023 में मैसेज मिलने शुरू हुए। मैसेजों में बताया गया कि तुम्हारे कुछ तस्वीरें, तुम्हारे कुछ वीडियो, तुम्हारी कुछ निजी जानकारी हमारे पास में है। शुरुआत में लड़की बेखौफ थी, निडर थी। उसने कहा कि क्या जानते हो तुम मेरे बारे में। उसकी कुछ ऐसी बातें उसे बताई गईं जो केवल उसी को पता थी, किसी और को नहीं पता थी। तो उसे भरोसा होने लगा कि ये कोई व्यक्ति है जो मुझे जानता है, मुझ पर नज़र रखे हुए है। अब इसके बाद में उससे बहुत छोटी छोटी रकम मांगी गई। शुरू में 50 रुपए 100 रुपए मांगे गए। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चला, पैसे बढ़ा के 200 रुपये कर दिए गए। फिर और कुछ दिन ये सिलसिला चढ़ा तो फिर 500 रुपये की डिमांड होने लगी, फिर 1000 की डिमांड होने लगी, 2000 की डिमांड होने लगी, 3000 की डिमांड होने लगी। फोटोज के बदले ब्लैकमेलिंग। हाँ, जबकि ये तक भी नहीं पता कि फोटोज थी भी या नहीं, वीडियोस थे भी या नहीं, जानकारी कौन सी थी कोई नहीं जानता। तो उसके बाद हुआ कुछ उस तरह के, उससे पैसे लगातार मांगे जाते रहे। हाल ऐसा हुआ कि उसने अपने गहने बेचे, उसने अपने घर पे चोरी की, माँ के गहने बेचे, घर में जो सेविंग्स रखी थी, जो कीमती चीज़ें रखी थी, धीरे धीरे वो चोरी की, वो बेच दी। और इंस्टाग्राम पे जो उसको नंबर बताए गए, जो QR कोड दिए गए, उन पे वो पैसा डालती रही लड़की। फिर जब पैसे ख़त्म हो गए, जब पूरा उसने कहा कि अब मेरे पास पैसे नहीं बचे, अब बताओ मैं क्या करूं, मैं इससे ज़्यादा पैसे नहीं दे सकती, तो उसे होटलों में दह व्यापार के लिए भेजा जाने लगा, उससे वैश्यावृत्ति कराई जाने लगी। उसको कहा गया कि तुम फला होटल में चली जाओ, तुम्हें ये व्यक्ति मिलेगा, उससे मिल लेना, मीटिंग है। लड़की गई होटल में, उसने उस व्यक्ति से मुलाकात की। पता चला कि वो व्यक्ति एक ग्राहक था और जो ग्राहक था उसने भी किसी QR कोड के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को पैसे दिए हुए थे और उसको भी कहा गया था कि तुम फला होटल में जाओ, फला होटल में तुम्हें एक लड़की मिल जाएगी। इस तरीके से उस लड़की को लगातार दह व्यापार उससे कराया गया। उसे अलग अलग होटलों में भेजा जाता था, अलग अलग कस्टमर्स के साथ उसको भेजा जाता था और पैसे उसके हाथ में कुछ नहीं आते थे क्योंकि ग्राहक के द्वारा सारा पैसा उस QR कोड के से जा रहा था। अब इस पूरे मामले में जब लड़की के एक ऐसी स्थिति आ गई कि उसके पास कुछ न बचा, उसके पास सिवाय मरने के अलावा कोई रास्ता न बचा, तो उसे लगा कि अब मुझे युद्ध लड़ना चाहिए, अब मुझे जंग करनी चाहिए इन आरोपियों के खिलाफ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया है। तो लड़की ने एक ऑनलाइन पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। उस शिकायत की जो जांच है वो कल्याणपुर थाने में होने के लिए पहुंचती है, कल्याणपुर पुलिस के पास पहुंचती है। कल्याणपुर कानपुर का एक इलाका है। कल्याणपुर पुलिस जब जांच शुरू करती है तब बहुत सारे IP एड्रेस सामने आते हैं, बहुत सारी चैट सामने आती हैं, बहुत सारे नाम सामने आते हैं और धीरे धीरे उन IP एड्रेस की मदद से, उन चैट्स की मदद से कड़ियों को जोड़ते हुए, पूरा केस समझते हुए पुलिस जिस शख्स तक पहुंचती है वो शख्स और कोई नहीं बल्कि उस लड़की की जिगरी दोस्त, उसकी सहेली, उसकी सबसे गहरी मित्र निकलती है। मृत्युंजय, आप समझिए इस पूरे मामले में
भरोसे का कत्ल साफ तौर पर दिखाई देता है। इस पूरे मामले में हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से एक जो शख्स है उसने न केवल रिश्तों को ठग लिया बल्कि पैसों के लालच में एक लड़की को दह व्यापार के धंधे में धकेल दिया। हमारे पास जो रिपोर्ट है मृत्युंजय, वो हमें ये बताती है कि लड़की को ब्लैकमेल किया गया, दह व्यापार में ढकेल दिया गया और कानपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक एक लड़की को गिरफ्तार किया है। जिस लड़की को गिरफ्तार किया गया है, जो सहेली है, उसके ताल्लुकात दिल्ली, नोएडा, एनसीआर से जुड़ते हुए निकल रहे हैं। कई बैंक खाते, यूपीआई नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट ये मिले हैं। आरोपियों के साथ उसकी और जानकारी जुटाई जा रही है। 3 सालों में 15 लाख रुपए की ठगी हुई है। रुपए देने में असमर्थता जताने पर लड़की को दह व्यापार में उतार दिया गया। ये इस तरीके का पहला केस कानपुर पुलिस के सामने आया है। अन्य युवतियां भी फंसी हैं या नहीं फंसी हैं, इसके बारे में पुलिस जानकारी जोड़ रही है, गिरोह के तार खंगाल रही है। पेटीएम नंबर, यूपीआई नंबर, बैंक खाते, ये तमाम चीज़ें पुलिस को मिले हैं। इन नंबरों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है और पीड़िता जिसको दह व्यापार में उतार दिया गया, वो मासूम लड़की, उसके 164 के बयान कराए जा रहे हैं। गिरोह में कई लोग शामिल हैं। एसीपी साइबर क्राइम ब्रांच रंजीत कुमार ने बताया कि गिरोह में कई लोग हैं। पीड़िता को शहर के अलग अलग होटलों में भेजा जाता था, इंस्टाग्राम से उसके पास कॉल की जाती थी और साइबर अपराधियों को जिस तरीके से फंसाया जाता है, साइबर अपराधी जिस तरह निर्देशों को फंसाते हैं, लोगों को ठगते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से, उसी पैटर्न पर इस लड़की को फंसाया गया। जैसे अभी आप बात भी कर रहे थे कि अभी तक हम डिजिटल अरेस्ट में देख रहे थे कि सिर्फ पैसे की ठगी हो रही है, या 6 से 7 दिन तक किसी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया, बड़े बड़े अधिकारियों को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। लेकिन क्या ये इस तरह का पहला मामला आया डिजिटल अरेस्ट से देह व्यापार का संबंध? जी बिल्कुल मृत्युंजय, देखिए मैंने पहली मर्तबा ही इस तरह का कुछ सुना है और कानपुर पुलिस के पास भी अपने आप में ये दर्ज पहला केस है। हमें नहीं पता कि देश में इस तरीके का कोई मामला इससे पहले सामने आया है या नहीं आया है। यकीनन हम इस बारे में जांच करेंगे और जो भी हमें पता चलेगा वो दर्शकों के साथ साझा करेंगे। फिलहाल जो रिपोर्ट मेरे पास में है वो ये बता रही है कि ग्राहकों से रुपये ऑनलाइन मंगाए जाते थे। साइबर गिरोह के मास्टरमाइंड तक पुलिस पहुंची है। कुछ और युवतियां इसमें शामिल हैं। पुलिस इस मामले में बहुत सतर्कता के साथ काम कर रही है। एसएम कासिम आबिदी जो डीसीपी पश्चिम हैं कानपुर के, उन्होंने कहा कि एक लड़की से ठगी और उससे दह व्यापार कराने के मामले में आरोपियों के तार कई जिलों तक फैले हुए हैं। दिल्ली, नोएडा, अन्य जिले, कई बैंक खाते, सोशल मीडिया अकाउंट, इनकी जानकारी हुई है। गिरोह के चंगुल में और पीड़िताएं फंसी हो सकती हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। खास बात यह है कि लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, यहाँ और आसपास के ज़िले, यहाँ रहने वाले कई छात्रों के बैंक खातों का पता चला है। अब उनसे बारी बारी से पूछताछ की जाएगी उन लड़कों से कि वो लड़के इनको पैसा क्यों दे रहे थे। क्या वो लोग ग्राहक हैं? क्या वो पीड़िता से लगातार मुलाकातें कर रहे थे या उनको भी किसी तरीके से फंसाया हुआ था? ये अभी जांच के दायरे में ये पूरी की पूरी बात है। लेकिन मृत्युंजय, ये जो पूरा केस है, ये केस हमें ये बताता है कि एक सहेली जिसने अपनी ही सहेली की कुछ निजी नितांत जानकारियों के आधार पर उसको ब्लैकमेल किया, उसे ठगा, उससे 15 लाख रुपए ऐंठे, उससे घर के जेवर, गहने, सामान ये सब बिकवा दिया, उसे 3 साल मेंटल हैरेस किया और तो और उसे देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया गया। ये अपने आप में मृत्युंजय एक बहुत बड़ी बात है। मैंने पहली बार सुना है इस तरीके का कोई मामला और यकीनन ये मामला उस तरीके का है जो किसी को भी हिला देने के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर है। अभी तक जो हमारे सामने केस आ रहे थे उसमें सिर्फ पैसा इन्वॉल्व था, लेकिन यहाँ सिर्फ पैसा इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ कुछ और भी इन्वॉल्व है। और ये जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमें ये दिखाती है कि पैसे के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है। तो अभी पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेगी? अभी जो सहेली का प्रेमी है वो अभी फरार है, उसको पुलिस गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। वो कब तक गिरफ्तार होगा? गिरोह में और कौन कौन लोग हैं? पुलिस अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करने वाली है, इस पे भी हम लोग यकीनन चर्चा करेंगे आने वाले वक्त में मृत्युंजय। लेकिन ये जो पूरा मामला है इसने वाकई एक सवालिया निशान तो दोस्ती के ऊपर भी लगा दिया है। बिल्कुल वरुण, जैसा आपने शुरुआत में भी कहा, जैसा शुरुआत में भी कहा गया कि जो एक
करीबी दोस्त था जिस पे आंखें बंद करके विश्वास किया जाता है, जब वही विश्वासघात करे, राज बताए जाते हैं, वही विश्वासघात करे, तो फिर किस पे भरोसा किया जाए। और ऐसा कहते हैं कि भाई जो लड़कों से ज्यादा लड़कियों की दोस्ती गहरी होती है, और जब दोनों के बीच में ऐसी बहुत सारी बातें हुई होंगी, एक दूसरे को उन्होंने अपनी नितांत निजी बातें बताई होंगी, गहरे राज शेयर किए होंगे, अब वो जो राज हैं, वो जो निजी बातें हैं, उन्हीं के आधार पर फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से उस लड़की को ठग लिया गया। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपनी बातें किसी को बताने से पहले यकीनन 100 बार सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो आपकी दी गई जानकारी के आधार पर ही सामने वाला आपको ब्लैकमेल कर ले। बिल्कुल वरुण, और जिस बदलते दौर में हम जी रहे हैं, वहां आंखें बंद करके तो किसी पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ये इस खबर से भी साबित होता है। आप लोगों को क्या लगता है इस खबर को लेकर? आपका क्या मानना है? आपके मन में कौन से सवाल उठ रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और इस खबर से जुड़े हुए हर एक अपडेट को जानने के लिए, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।